हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोनाड्स के एंडोक्राइन फंक्शंस। गोनाड्स हमारी बॉडी के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये दोनों ही मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। मेल में जो गोनाड्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस, और फीमेल में जो गोनाड्स होते हैं वो होते हैं ओवरीज। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मेल में एक पेयर प्रेजेंट होता है टेस्टिस का, और फीमेल में एक पेयर प्रेजेंट होता है ओवरीज का। ये ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए और ओवा के प्रोडक्शन के लिए। यानी कि जो मेल में टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोडक्शन करेंगे, और फीमेल में जो ओवरीज है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवा के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। इसके अलावा ये दोनों ही टेस्टिस और ओवरीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। ये हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, और ये दोनों ही टेस्टिस और ओवरीज को हेल्प करते हैं स्पर्म और ओवा के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए। इसलिए जो गोनाड्स होते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कंसीडर किया जाता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं ओवरीज की। सो ये जो ओवरीज होती हैं ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और ये ओवा को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि एग सेल्स को। ये मेंटेन करती है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ को भी। ओवरीज जो होती है वो स्मॉल होती है, ओवल शेप्ड होती है, और ये लोकेट होती है हमारी पेल्विक वॉल के एंड्स के अपोजिट साइड। और ये जो यूट्रस होता है उसकी दोनों साइड में ये प्रेजेंट होती है, यानी कि एक ओवरी एक साइड प्रेजेंट होगी और दूसरी ओवरी दूसरी साइड प्रेजेंट होगी। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका जो ओपन एंड होता है ये ओवरी के बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होता है, बट ये इससे डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता। ओवरी जो डायरेक्टली अटैच्ड होती है वो होती है हमारी फिमरी से। ये फिमरी क्या करता है, ये इस ओवरी को जाके कनेक्ट कर देता है हमारे फैलोपियन ट्यूब से। अब हम देख लेते हैं टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं वो भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये दो स्मॉल ऑर्गन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। इसके अलावा ये अपना हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो होते हैं इसको टेस्टिकल्स भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं पीनिस के जस्ट बिहाइंड। और ये एक स्किन का पाउच होता है उसमें प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं स्क्रोटम। ये स्क्रोटम जो होता है ये बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और ये स्क्रोटम एक सेकुलर एक्सटेंशन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। अब देख लेते हैं ओवरीज के हॉर्मोन्स। तो जो ओवरीज होती है वो दो तरह के सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये तीन मेजर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। पहला है एस्ट्राडायोल, ये मेजर एस्ट्रोजन है। फिर दूसरा है एस्ट्रॉन, तीसरा है एस्ट्रायोल। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का हेल्दी डेवलपमेंट प्यूबर्टी के टाइम, और ये फर्टिलिटी को भी इंश्योर करती है। एस्ट्रोजन है जो है मेनली एस्ट्राडायोल, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, फैट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हिप्स में, लेग्स में एंड ब्रेस्ट में। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए भी। ओवरीज जो होती है इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि रिलैक्सिन। जो रिलैक्सिन हार्मोन में प्रोड्यूस करती है वो डिलीवरी के जस्ट पहले प्रोड्यूस करती है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, लूज कर देता है पेल्विस की लिगामेंट्स को, और ये सर्विक्स के डायलेशन को और कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। इसी तरीके से एक और हार्मोन है जो हमारी ओवरीज रिलीज करती है, वो है इनहिबिन। ये इनहिबिन पिट्यूटरी हार्मोन को एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन अब रोक दे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये मंथली ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन को भी मेंटेन करते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल जो होता है वो प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में होता है। अब देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का रेगुलेशन। सो जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये नेसेसरी होते हैं यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए मेंस्ट्रुएशन के लिए, और इनका जो रिलीज है उसको ट्रिगर करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी में, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जाके एक्ट करते हैं हमारे ओवरी पे। अब ये क्या करते हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एक्ट करेंगे हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स में और ग्रोइंग फॉलिकल्स में। जब ये ग्रोइंग फॉलिकल्स पे एक्ट करते हैं तो वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देता है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है मिस साइकिल में तब वो स्टिमुलेट कर देता है एलएच के सिक्रेशन को। एलएच सर्च से क्या होता है, फिर जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है वो रप्चर हो जाती है और वो ओवा का रिलीज कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन।
जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो जो ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर रह जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर सिक्रेट करती है हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन। फिर जो ये इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये इनहिबिट कर देते हैं हमारे एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसी तरीके से एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है ये इनहिबिट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच के रिलीज के लिए और इंक्रीज करेगा एलएच के रिलीज के लिए। इस तरीके से जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है उनका रेगुलेशन होता है। अब देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का बायोसिंथेसिस। सो इनका जो बायोसिंथेसिस होता है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में होता है यानी कि ग्रोइंग फॉलिकल्स में होता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है इसकी जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके बाद होती है थेका इंटरना, फिर होती है थेका एक्सटर्ना। अब देख लेते हैं जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती है उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जो थेका सेल्स होती हैं इंटरना और एक्सटर्ना उसमें सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ही रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है इनका जो प्रिकर्सर है जिससे ये बनते हैं वो है कोलेस्ट्रॉल। सो थेका सेल्स में क्या होता है ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा बना देता है P450 की प्रेजेंस में प्रेग्नेनोलोन। फिर ये प्रेग्नेनोलोन हमारा P450 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में बना देगा 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन। फिर ये 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन P450 17 अल्फा लाइज की प्रेजेंस में बना देगा डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टीरॉन। फिर ये डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टीरॉन हमारा मूव कर जाएगा ग्रेनुलोसा सेल में, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा एंड्रोस्टीन डायोन में। फिर ये एंड्रोस्टीन डायोन P450 एरोमेटेज की प्रेजेंस में हमारा बना देगा एस्ट्रोन। इसी तरीके से ये एंड्रोस्टीन डायोन 17 बीटा HSOR की प्रेजेंस में हमारा बना देगा टेस्टोस्टेरोन। फिर ये टेस्टोस्टेरोन हमारा P450 एरोमेटेज की प्रेजेंस में बना देगा एस्ट्राडायोल। इस तरीके से जो हमारे एस्ट्रोजेंस है इनका बायोसिंथेसिस हो जाता है। अब ल्यूटियल सेल्स में देख लेते हैं यानी कॉर्पस ल्यूटियम में जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा प्रेग्नेनोलोन में इन प्रेजेंस ऑफ P450 एंजाइम। फिर ये प्रेग्नेनोलोन 3 बीटा HSD की प्रेजेंस में हमारा बना देगा प्रोजेस्टेरॉन और ये प्रोजेस्टेरॉन फिर P450 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में बना देगा 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। इस तरीके से हमारा प्रोजेस्टेरॉन का भी बायोसिंथेसिस हो जाता है। सब हम देखते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन। सो जो एस्ट्रोजेंस होते हैं वो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन्स की तरह फंक्शन करते हैं। ये दोनों ही मेल और फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल्स में ये प्रमोट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट, ये स्टिमुलेट करते हैं इंडोमेटेरिया यूटेरियन की ग्रोथ को और ये रिड्यूस करते हैं बोन के रिजॉर्प्शन को। इसका मतलब ये इंक्रीज कर देते हैं हमारी बोन के फॉर्मेशंस को। जब प्रेगनेंसी के एंड में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये पिट्यूटरी को एक सिग्नल भेजते हैं कि वो अपना हार्मोन रिलीज करे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूटेरियन कंट्रैक्शंस के लिए। ओवरीज इसके अलावा भी कई हार्मोन्स रिलीज करती है जैसे कि रिलैक्सिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पेल्विक लिगामेंट्स की रिलैक्सेशन के लिए, वो बॉडी को प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम ओवरी सबसे ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करती है फीमेल्स में। अब मेनोपोज की बात कर लेते हैं। जो मेनोपोज होता है वो फर्टिलिटी का एंड होता है और इसमें क्या होता है जो एस्ट्रोजेंस का लेवल होता है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। इससे क्या होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती है जैसे कि बोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है और बोन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस देख लेते हैं। सो जब एग माइग्रेट कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में तब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है। अब ये कहाँ से सिक्रेट होता है? जब एग हमारा रिलीज हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, यानी कि जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स होती है और ओवा को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। फिर जो स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है ग्राफियन फॉलिकल का उसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। सो ये प्रोजेस्टेरॉन होते हैं ये कॉर्पस लूटियम से रिलीज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि जो यूटेरियन लाइनिंग होती है उसको ये थिकन कर देता है ताकि एम्ब्रियो जाके उससे अटैच हो जाए। अगर सपोज एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है ये डीजनरेट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का कोई सिक्रेशन नहीं होता है। और सपोज अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फीमेल प्रेग्नेंट है तब प्रेगनेंसी ट्रिगर कर देती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रेशन को और इनका सिक्रेशन और लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये फिर प्रिवेंट करते हैं जो बाकी एग्स हैं उनके मैचुरेशन को। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन यूटेरियन कंट्रैक्शन को भी प्रिवेंट करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फिर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको।
इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को लैक्टेशन की प्रोसेस के लिए। अब देख लेते हैं एस्ट्रोजन के मोड ऑफ एक्शन। सो जो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं सेल के इनसाइड में। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको एक्टिवेट करता है एस्ट्रोजन जब वो उनसे बाइंड कर जाता है। एस्ट्रोजन जो होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, इसका मतलब वो लिपोफिलिक है, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, इसलिए जो उनके रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब ये फंक्शन कैसे करेगा, ये हमारा एस्ट्रोजन है, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये इसको इजीली क्रॉस कर जाएगा, फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ये बना देगा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। फिर ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस में जाएगा। फिर ये जो इसके टारगेट जीन होंगे उनको एक्टिवेट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन्स बनेगा जो कि फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो कर देगा। इस तरीके से जो एस्ट्रोजन होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन का मोड ऑफ एक्शन। सो जो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं उसके रिसेप्टर को NR3C3 कहते हैं और ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। ये भी हमारी सेल के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तभी इनको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ये एक्टिवेट होता है जब प्रोजेस्टेरॉन बाइंड करता है इनसे, तब। इस तरीके से ये प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी एक स्टीरॉयड हार्मोन है, यानी कि लिपोफिलिक है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाएगा। फिर यहाँ पे आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, यहाँ पे न्यूक्लियस में अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड देन अपने जीन को एक्टिवेट करेगा। फिर ये एक्टिवेटेड जीन प्रोड्यूस करेंगे बायोलॉजिकल फंक्शंस। प्रोजेस्टेरॉन इसके अलावा सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू भी एक्ट करता है। जब वो बाइंड करेगा जो उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तब वो एक्टिवेट कर देगा सेकेंडरी मैसेंजर्स को, तब वो बायोलॉजिकल फंक्शन, वो जो सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा वो बायोलॉजिकल फंक्शंस शो कर देंगे। इस तरीके से ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये दो मेथड से अपना एक्ट करता है। अब ओवरीज के डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ये कंडीशन तब होती है जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ये जनरली होती है मेनोपॉज के टाइम पे। मेनोपॉज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब ये एस्ट्रोजन वर्क कैसे करता है, ये प्रमोट करता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती है वो बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं और ये अगेंस्ट में वर्क करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल की, जो कि बोन एब्जॉर्बिंग सेल्स होती हैं। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता ही नहीं है बॉडी में, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती और ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो अपना फंक्शन एक्सीड में परफॉर्म कर जाती है, यानी कि जो बोन एब्जॉर्बिंग सेल्स होंगी वो ज्यादा परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो इस वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उनमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से हम इस कंडीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जो रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का उसको भी हम एस्ट्रोजन के थेरेपी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। सब देखते हैं टेस्टिस के हार्मोन्स जो कि है टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए मेल्स में। ये एक प्राइमरी एंड्रोजन है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्टिमुलेट और मेंटेन मैस्कुलिन डेवलपमेंट। टेस्टोस्टेरोन कई सारे डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम। ये है, इनमें से कुछ इस तरीके से है कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर के लिए, लोअरिंग ऑफ वॉइस, ये इंक्रीज करता है हाइट को, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मसल मास के इंक्रीज के लिए और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडम्स एप्पल की ग्रोथ के लिए। टेस्टोस्टेरोन की सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ये थ्रू आउट द लाइफ एक मेल की ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि ये मेंटेन करता है लिबिडो, सेक्स ड्राइव को, ये स्पर्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये मेंटेन करता है मसल स्ट्रेंथ और मास को और ये प्रमोट करता है हेल्दी बोन डेंसिटी। इस तरीके से ये मेल्स की लाइफ को अफेक्ट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन का रेगुलेशन देख लेते हैं। तो जिस तरीके से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन होता है वो रेगुलेट हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है उनको भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके एक्ट करता है फिर एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स रिलीज करता है जिसको कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये दो तरीके के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके एक्ट करते हैं टेस्टिस पे। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक्ट करेगा लेडिक सेल्स पे, जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये लेडिक सेल्स सिक्रेट करती है हमारा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। टेस्टोस्टेरोन जब लेडिक सेल से रिलीज होता है, ये भी जाके हमारी सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और एफएसएच के साथ ये स्पर्म के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को और इनहिबिट कर देता है उनके हार्मोन का सिक्रेशन, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसी तरीके से जो सर्टोली सेल्स है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जो कि है इनहिबिन। ये जाके एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन इनहिबिट कर देता है। इस तरीके से ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स है एलएच और एफएसएच, ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को। कहां पर? टेस्टिस पर। अब टेस्टोस्टेरोन का बायोसिंथेसिस देख लेते हैं। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की तरह ही इसका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है हमारी लेडिक और इंटरस्टिशियल सेल्स पे। कोलेस्ट्रॉल हमारे एंजाइम P450 की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेग्नेनोलॉन में। फिर प्रेग्नेनोलॉन 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलॉन। ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलॉन हमारा C17 और 20 लाइस की प्रेजेंस में बना देगा डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन। ये डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फिर बना देगा एंड्रोस्टीन डायोल। एंड्रोस्टीन डायोल 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में फिर बना देगा हमारा टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन का बायोसिंथेसिस। अब टेस्टोस्टेरोन जो एक्ट करता है अपने टारगेट सेल्स पे, वो टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में नहीं करता, वो रिड्यूस होता है एक दूसरी फॉर्म में जिसको कहता है डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये कैसे होता है? फिर टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में हमारा बना देगा DHT। ये तो हो गया एक पाथवे। अब इसके सिंथेसिस के और भी पाथवे हैं। सपोज अगर प्रेग्नेनोलॉन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन में, फिर प्रोजेस्टेरॉन 17 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में बना देगा 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। फिर ये C1720 लाइस की प्रेजेंस में बना देगा एंड्रोस्टीन डायोन। एंड्रोस्टीन डायोन फिर हमारा 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सिंथेसिस कर देगा टेस्टोस्टेरोन का। इसी तरीके से जो एंड्रोस्टीन डायोन है, ये 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में एंड्रोस्टीन डायोन भी बना देता है और जो कि कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली हमारा DHT में 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में। तो ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन का बायोसिंथेसिस। अब हम देख लेते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस। पहले हम देखते हैं सेक्सुअल फंक्शंस। तो ये रेगुलेट करता है पेनिस और स्क्रोटम के फॉर्मेशन को, ये स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट और जेनिटल्स के डेवलपमेंट को एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये इन्फ्लुएंस करता है सेक्सुअल बिहेवियर, ये मेंटेन करता है सेक्स ड्राइव यानी कि लिबिडो, स्पर्म काउंट एंड फर्टिलिटी। अब माइंड में भी टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट करता है, तो वो क्या करता है? ये हेल्प करता है मेंटेन करने में फीलिंग ऑफ वेलबींग। इसी तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन स्किल्स को, ये वर्बल एबिलिटीज को डिक्रीज कर देता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन एंड मेंटल रोटेशन को ये बढ़ा देता है, ये हमारे मूड और बिहेवियर को मॉड्यूलेट करता है, ये एग्रेशन को बढ़ा देता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम कर देता है। अब बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है? ये मेंटेन करता है बोन्स को यानी कि उनके हेल्दी डेवलपमेंट को, ये स्टिमुलेट करता है मसल्स की ग्रोथ को, ये स्टिमुलेट करता है बियर्ड, चेस्ट और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ को। इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है बाल्डनेस को और ये इन्फ्लुएंस करता है मेल की वॉइस को यानी कि डीपनिंग ऑफ वॉइस को। अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन का मोड ऑफ एक्शन। सो जो टेस्टोस्टेरोन होता है और एंड्रोजन होता है, उसके रिसेप्टर्स को बोलते हैं NR3C4। ये भी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं जब कोई भी एंड्रोजेनिक हार्मोन सपोज टेस्टोस्टेरोन या डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड कर जाएगा अपने रिसेप्टर से एंड देन ट्रांसलोकेट हो जाएगा न्यूक्लियस में। अब ये किस तरीके से एक्ट करता है? सो ये हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आया,
इसके ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के, कहाँ पे, लेडिक सेल्स में। इसने फिर ये टेस्टोस्टेरोन का बायोसिंथेसिस किया। अब टेस्टोस्टेरोन अपने टारगेट सेल्स पे जाएगा, वहां पे टारगेट सेल्स पे टेस्टोस्टेरोन हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है 5 अल्फा रिडक्टेज की प्रेजेंस में। फिर ये डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन मूव करेगा न्यूक्लियस में, जहां पे उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स। फिर ये डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से, फिर ये जीन्स को एक्टिवेट करेगा एंड देन वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर देंगे, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल फिनोटाइप फॉर्मेशन, वुल्फियन स्टिमुलेशन। अब वुल्फियन स्टिमुलेशन क्या होती है, इसमें जो वुल्फियन डक्ट होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो डेवलप्ड हो जाते हैं मेल इंटरनल जेनिटल्स में। ये प्रमोट करता है हमारे सेक्सुअल मैचुरेशन को प्यूबर्टी के टाइम पे। सो ये हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन का मोड ऑफ एक्शन। अब टेस्टिस के डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। जब टेस्टिस प्रॉपर अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता या फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनाडिज्म। ये जो हाइपोगोनाडिज्म होती है ये मेनली एक टेस्टिकुलर डिसऑर्डर होता है जो कि एसोसिएट होता है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ये कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा बॉडी में, जैसे कि डिक्रीज सेक्स ड्राइव, यानी कि ये लिबिडो को मेंटेन नहीं कर पाएगा, डिमिनिश्ड मसल मास, लो स्पर्म काउंट यानी कि रिड्यूस फर्टिलिटी, और लॉस ऑफ बॉडी हेयर। अब ये जो हाइपोगोनाडिज्म होती है ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। अब जो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है वो तब होती है जब जो डिफेक्ट होता है वो टेस्टिकल्स में है, यानी कि टेस्टिकल्स प्रॉपर अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म क्या होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिफेक्ट होता है और वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को। ये जो कंडीशन होती है इसके भी कई सारे रीजंस होते हैं होने के, जैसे कि एजिंग, सपोज कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में कोई डिफेक्ट हो गया, जैसे कि पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर हो गया, वो पिट्यूटरी की एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होगा वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा, नॉर्मल वो FSH और LH को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तब जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होगा वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि FSH और LH गोनाड्स को जाके स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। इसी तरीके से अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा वो भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है। तीसरा है मेडिकेशन, अगर गलत मेडिसिन आपने ले ली है उससे भी टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है वो इफेक्ट हो जाता है। चौथा होगा टेस्टिस बेस्ड कंडीशन, सपोज टेस्टिस में कोई इंजरी हो गई या फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ये सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोगोनाडिज्म के। और यहाँ पे हमारा पूरा होता है गोनाड्स के एंडोक्राइन फंक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।